स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने बात करना है किससे रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, राइट। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आईपीओ, राइट। जैसे आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया होगा, और इफ अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो डीमेट अकाउंट अगर एक बार आपका ओपन हो जाए उसके बाद आप मार्केट के अंदर कैसे एंटर करते हो, मैं ये सारे प्रोसेस से होकर आपको गुजारता हूँ। और पहले हम डिस्कशन आईपीओ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट में आने का जो पहला रास्ता है वो है आईपीओ। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि इन्वेस्टर भी आईपीओ के थ्रू ही मार्केट में आएगा। इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है। इन्वेस्टर मतलब आप और हम जैसे लोग, हमें आइदर आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। वो तो हमारा वॉलंटरी चॉइस है, वो हमारी स्व इच्छा है। हम खुद से अगर कोई कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते तो करे, नहीं करना चाहते तो ना करें, राइट। फोर्सफुली नहीं है कि आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदना बेचना है तो आईपीओ के थ्रू ही खरीदना और बेचना पड़ेगा ना। हमारे पास सेकेंडरी मार्केट होता है ना, हम सेकेंडरी मार्केट से डील कर सकते हैं, राइट। हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट से डील कर सकते हैं। तो आईपीओ का कोई भी कंपनी किस तरीके से आईपीओ लेकर आती है, और हम एज एन इन्वेस्टर कब आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे उसका एनालिसिस होना चाहिए। तो अब हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल और फ्रूटफुल सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल फंडामेंटल क्लासेस आपकी शुरू होती है, राइट। आपकी एक्चुअल फंडामेंटल क्लासेस इस सेशन से शुरू हो रही है। अभी तक के मैंने आप लोगों के साथ थोड़े बहुत लीगैलिटी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात किया, अभी तक के मैंने आपके साथ ब्रोकर्स के बारे में बात किया, लेकिन जो मार्केट का एनालिसिस है, जो कंपनी का एनालिसिस है एक्चुअल सेंस में, मैं अब आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, राइट। तो अब फाइनली हम अब हमारे उस पड़ाव पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जहां से अब हमें अब सही मायने में स्टॉक का सिलेक्शन और कंपनी के जो स्टॉक्स है उसको पिक्ड करते आना चाहिए, राइट। तो मैं आईपीओ का एक बेसिक आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाने की यहाँ कोशिश करता हूं कि ये जो आईपीओ का कॉन्सेप्ट है ये है क्या। सुनिए, अब एक कंपनी है जो पहले से बिजनेस कर रही है मार्केट में। जैसे कि मैं एक कंपनी का नाम लेता हूं जिसको सभी ने सुन रखा है, हल्दीराम। सभी ने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स तो यूज किए ही होंगे, एंड होप उसके लेआउट्स पर भी गए होंगे, चाहे हल्दीराम की मिठाई की बात हो चाहे उसके वेफर्स की बात हो, राइट। तो हल्दीराम के बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो ये हल्दीराम कंपनी क्या करती है, तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि ये हल्दीराम कंपनी के शेयर मार्केट में आने वाले हैं, हल्दीराम का मार्केट में क्या आने वाला है, शेयर आने वाला है मार्केट में। अब ये सर क्या होता है और कैसे आता है शेयर, सुनिए। हल्दीराम कोई आज की कंपनी नहीं है, हल्दीराम पुरानी कंपनी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हल्दीराम कंपनी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो लोगों के पास पैसे मांगने आ रही है। देखो, पैसे मांगना किसी से बुरी बात नहीं है, राइट। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपसे पैसे मांग रहा हूं, इट डजंट मीन कि मैं बेकार हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। आज मैं आपसे इसलिए पैसे मांग रहा हूं क्योंकि आपसे पैसे आएंगे, उस पैसे को मैं और एक्सपांशन में लगाऊंगा और ग्रोथ में इन्वेस्ट करूंगा, उससे और लेवल को क्या करूंगा, अब ब्रिंग करूंगा। आज जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन और आगे जाएगा और बढ़ेगा। तो फंड की जरूरत हर किसी को होती है, चाहे वो कंपनी पहले से कितनी ही अच्छी स्टैब्लिश क्यों ना हो, राइट। तो अब हम एक एग्जांपल हल्दीराम को रख रहे हैं क्योंकि कमिंग ड्यूरेशंस में हल्दीराम के आईपीओ आने वाले। तो किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसका आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ बातें समझनी होंगी, राइट। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो ये सारी चीजों को। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए समझिएगा एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करते हुए चल रहा हूं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर रिकॉर्ड ओके, डन। तो सबसे पहले आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये बात समझनी जरूरी है कि आप लोगों को कौन सा एनालिसिस करते आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कंपनी का एनालिसिस करते आना चाहिए।
कौन सा एनालिसिस करते आना चाहिए? कंपनी का आपको एनालिसिस करते आना चाहिए, राइट, कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। क्योंकि जब तक कि आप धंधे को नहीं समझोगे, जब तक कि आप व्यापार को नहीं समझोगे, आप उस व्यापार में पैसे इन्वेस्ट करके पैसा बना नहीं पाओगे। क्योंकि आपको बिजनेस की समझ होनी जरूरी है कि जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हो, क्या सच में वो कंपनी पैसे डालने योग्य है या नहीं है, ये बात को समझना जरूरी है। तो हमें कंपनी का एनालिसिस करते आना चाहिए, हमें उस कंपनी के बिजनेस के मॉडल को समझना है। सर कैसे समझते हैं बेटा? सिखाऊंगा, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें सबसे पहले कंपनी का पूरा प्रोफाइल हमें पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। और ये ऐसे एक या दो कंपनी के एनालिसिस से सीखने को नहीं मिलेगा, आपको कोई हंड्रेड्स ऑफ कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये सारे टास्क मैं आप लोगों को दूंगा और आपको ईमानदारी से करना है, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोगों को कंपनी के साथ साथ इंडस्ट्री का भी एनालिसिस करते आना चाहिए। सर ये इंडस्ट्री क्या होती है सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ आपको मैं ये बुलेटेड पॉइंट्स बता रहा हूं कि ये हमको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखना है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है इस अर्थव्यवस्था का, और मैक्रो लेवल पे करना है। मैक्रो लेवल मतलब क्या होता है? बड़े लेवल पर हम लोगों को एनालिसिस करना है, राइट। बड़े लेवल पर हम लोगों को एनालिसिस करना है, छोटे मोटे लेवल पर एनालिसिस नहीं करना है। मैक्रो, माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। तो हमें बड़े लेवल पर एनालिसिस चीजों का करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वैल्यूएशन करते आना चाहिए आपको कि ये जो कंपनी आई है, जो आईपीओ लेकर आ रही है, या जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी है, तो क्या वो कंपनी के साथ वैल्यूएशन बैठता है या नहीं बैठता, क्या वो सही प्राइस पर अपने शेयर मार्केट में लेकर आ रही है या नहीं आ रही है। पता चला 50 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेच दिया और ब्लाइंडली आपने खरीद भी लिया, क्यों? क्योंकि आपको वैल्यूएशन का नॉलेज नहीं था। तो वैसा नहीं करना है, राइट। तो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स वैल्यूएशन करते हैं, वैसे ही आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको भी वैल्यूएशन सीखना है। और एट द एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। जब हम किसकी बात करेंगे? जब हम बात करेंगे आपके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, राइट। चलिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें ये कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में समझना जरूरी है। तो फिलहाल में मैं आप लोगों के साथ एक कंपनी है जिसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको ले चलता हूँ, राइट। कौन सी कंपनी की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ? तो बेटा मैं आपको लेके चल रहा हूँ हल्दीराम की तरफ। तो सबसे पहले देखो, अब मुझे हल्दीराम का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, राइट। तो ऐसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे 2 मिनट 5 मिनट में होगा, लेकिन वो हम एट द एंड समझेंगे। फिलहाल अभी आपको मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना बिफोर आईपीओ, क्योंकि अभी इसका आईपीओ आया नहीं है, राइट। एक होता है कि आईपीओ आने के बाद कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, उनका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जो कंपनी अभी तक के मार्केट में आई नहीं है, उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करें। मैं पहले आपको वो सिखा रहा हूं कि कोई कंपनी अभी तक शेयर मार्केट में नहीं आई है, पहली दफा वो शेयर मार्केट में आने की तैयारी कर रही है, तो हम कैसे पता करें कि वो कंपनी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, राइट। तो हल्दीराम, ठीक है, कंपनी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझता हूं, ठीक है। तो हल्दीराम कंपनी मैंने जैसे ही गूगल पे सर्च किया तो मेरे सामने हल्दीराम नागपुर का एक ऑफिशियल क्या हो गया, वेबसाइट आ गया। तो मैं पहले इस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन कंपनी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन निकालता हूं। जैसे कि मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। सबसे नोट डाउन, सबसे पहले आपको कंपनी का क्या चेक करना चाहिए, बिजनेस क्या है। और फिर बिजनेस से ये समझना है क्या इनका बिजनेस सर्वाइवल बिजनेस है या आगे चल के खत्म होने वाला बिजनेस है। जैसे अब ये जो हल्दीराम जो काम कर रही है, मोस्टली ये आपके फूड बेस्ड आइटम पर काम कर रही है, खाने संबंधित आइटम्स पर काम कर रही है। तो क्या आपको सोचना है ये बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा? लोग खाना बंद कर देंगे क्या आगे? क्या हल्दीराम के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकने बंद हो जाएंगे क्या? दूसरी चीज आपको देखनी है, पहले तो बिजनेस समझना है आपको कि भैया ये कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। ये फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। कौन से? फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। क्या फूड और जो फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री है, क्या इसका मार्केट में स्कोप है? क्या लोग खाने पीने की चीजें लेते हैं? तो जवाब है हाँ। और हमारा इंडिया खाने पीने के मामले में तो एक नंबर का भुक्कड़ कंट्री है ना।
लोगों के जेब में अगर 50 रुपए भी होंगे ना, वो होटल में जाकर क्रेडिट कार्ड से 5,000 का खा के आ जाएगा अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है तो। एंड दिस इज रियलिटी, दिस इज फैक्ट। तो आपने कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनके बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करना। कहां से आपको समझ में आएगा, जैसे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो ये इनके अलग अलग क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में है, राइट। जैसे कि इनके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, इनके पास सेवेरियस है, स्वीट्स है, कुकीज है, ये सब उनके प्रोडक्ट्स के नाम है, राइट। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ट्रैक्स करता हूँ, तो इनके पास प्रोडक्ट की वेराइटीज बहुत सारी है। मतलब ये छोटे मोटे एक दो सेगमेंट में काम नहीं कर रहे, इनके पास पेमेंट का क्या है, सॉरी प्रोडक्ट का क्या है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। इनके पास बहुत सारे अलग अलग क्या है, प्रोडक्ट्स है, जो आपको यहाँ पर लिस्ट आउट होकर दिख रहे हैं। अच्छा, ये पैकेजिंग का भी काम अच्छा करते हैं, मतलब इनके पास छोटे पैकेट से लेकर तो बड़े पैकेट्स तक क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो शादी फंक्शंस के लिए जो हम लोग ये ड्राई फ्रूट्स एंड सब ये पैकेजिंग करके देते हैं, ये उस तरीके का भी काम करते हैं, गिफ्टिंग वगैरह करके। दिवाली वगैरह के सीजन में बहुत चलता है इनके गिफ्ट पैक्ड आइटम, जो अपने एम्प्लॉइज को ये सब देने के लिए जो हम लोग पैक्ड करवाते हैं, राइट। तो इसमें भी ये लाइक गिफ्टिंग पैक करके देता है। तो इसका जो बिजनेस आइडिया है, मॉडल है, आपको समझना है या आपको अपना दिमाग लगाना है, क्या ये हमारे इंडिया मार्केट में सरवाइव करेगा, क्या ये बिजनेस आगे टिक पाएगा, और क्या इसकी सही में मार्केट में डिमांड है। कभी आपने सुना है कंपनी का नाम, क्या आप इसके कस्टमर है, आपको पता है ये कंपनी की डिमांड कितनी है। अगर आपको सारी चीजें इस कंपनी के लिए पॉजिटिव नजर आ रही है और आपको लगता है कि कंपनी आगे चल के और बेटर कर सकती है, और कंपनी के अंदर क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के और अंदर आप एंट्री लीजिए और डिटेल एनालिसिस कीजिए। तो सबसे पहला एनालिसिस हमने कहां से किया, कंपनी के बिजनेस को समझा कि कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है, राइट। सबसे पहला काम आप लोगों ने कंपनी के बिजनेस को समझना होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। अगर वो कंपनी का बिजनेस सर्वाइवल मोड बिजनेस है और उसकी डिमांड है मार्केट में, लोग खरीदते हैं उनके प्रोडक्ट को, तो पक्का कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म और करेंगी। दूसरी चीज आप लोगों ने फिर सर्च करना है, वापस मैं आपको गूगल पर लेकर आता हूं। इनके हल्दीराम का जो आपने जो बिजनेस पहले देखा, अब इनके आप लोगों ने फिनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करने चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को अलग से और बताऊंगा इन डिटेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का मैं सेपरेट क्लास करूंगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल में हल्दीराम का ऑडिट रिपोर्ट सर्च कर लेता हूं, राइट। 2024 का तो शायद आया नहीं होगा, फिर भी सर्च करके देखते, अगर आ गया हो तो मिल जाएगा। हल्दीराम की ऑडिट रिपोर्ट ये कब की है, हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। चलो डाउनलोड करके देखते हैं। इसको बोलते बेटा ऑडिट रिपोर्ट, राइट। क्या बोलते हैं, ये तो 2020 की मिली मुझे, शायद 2020 की ऑडिट रिपोर्ट है, यस। और थोड़ा अर्लियर ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं, मतलब अर्लियर मतलब इसके बाद की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। गूगल पर इजीली अवेलेबल हो जाती है ऑडिट रिपोर्ट्स। ये कब की ऑडिट रिपोर्ट है इनकी, वॉल्कर चांडको एंड कंपनी एलएलपी। इसमें डेट लिखा होता है नीचे में, साइन वगैरह है कंपनी का, कंट्रोल एंड। ये कब की ऑडिट रिपोर्ट है, मैं जरा वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो 2023 की, राइट। मेरे ख्याल से यही लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि 2024 तो अभी ऑडिट हुआ नहीं इन लोगों का, क्योंकि ऑडिट की डेट होती है सितंबर मंथ, सितंबर अक्टूबर नवंबर में ऑडिट होता है, तो 2024 का भी ऑडिट हुआ नहीं होगा। तो ये इनकी लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, राइट। अब सर ऑडिट रिपोर्ट का क्या करना है हमने, बेटा फंडामेंटल एनालिसिस में आपको इन ऑडिट रिपोर्ट से कुछ काम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकालना है। चलो बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल करके इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपने सारे पॉइंट नोट डाउन करो, फंडामेंटल एनालिसिस में सब सारी चीजों को पढ़ना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप इनका ऑडिटर, अच्छा ऑडिटर कौन होते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने कंपनी का इन डिटेल विश्लेषण कर रखा है, इन डिटेल एनालिसिस कर रहा है। तो आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ो। ये जो वर्ड दिख रहे हैं ना, ये सीए के वर्ड है, ये सीए साहब ने अपना ओपिनियन दिया इस कंपनी के ऊपर। पढ़ो
क्या कोई नेगेटिव ओपिनियन तो नहीं है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, पढ़ो क्या उनके हिसाब से कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है? अगर नेगेटिव चीज है तो भैया दूर हो जाओ कंपनी से, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बायजूस का नाम सभी ने सुना है, ठीक है? बायजूस के ऊपर ऑडिटर ने नेगेटिव रिपोर्टिंग कर दिया भाई कि बायजूस प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। धीरे धीरे बायजूस का क्या हाल हुआ सभी को पता है। पेटीएम पर नेगेटिव कमेंट आ गए ऑडिटर्स के ओपिनियन, पता चल गया पेटीएम का हाल बुरा हो गया। तो इसलिए आपको ये ओपिनियन सेगमेंट पढ़ना बेहद जरूरी है, राइट? चलिए देखो सीए साहब क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे एक एक शब्द उनके, बहुत बड़ी होती है ऑडिट रिपोर्ट, पढ़ने में समय भी लगता है इसको। वी हैव ऑडिटेड, मतलब ऑडिटर ने ऑडिट किया है। क्या ऑडिट किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का। विच कंप्राइज द बैलेंस शीट, जिसमें बैलेंस शीट है बोलता है 31 मार्च 2023 की, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है बोलता है, इंक्लूडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी है। ये तीन चीजें बेहद 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 जरूरी है। एक तो बैलेंस शीट, दूसरा तो पीएल, और तीसरा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं, और ये तीनों बेहद जरूरी है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने के लिए, राइट? तो पढ़ते हैं इनका क्या ओपिनियन है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड एंड नोट to the financial statement including a summary of the significant accounting policy and other explanatory information। मतलब उन्होंने इन चार चीजों को चेक किया बोलता है, और उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट वगैरह अपनी बनाई है। किन्होंने? सीए साहब ने, मतलब कि ऑडिटर्स ने। अब इनके हिसाब से इन अवर ओपिनियन, अब ये ओपिनियन बता रहे हैं, एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, the aforesaid financial statement, the information required by the companies act so manner required the give true and fair view। मतलब इनके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं वो सब सही है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। अगर धांधली होती तो ये शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते, ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू एंड फेयर व्यू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ नहीं है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है। और इन्होंने सारे के सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम इंड एएस बोलते हैं, इन सबका भी बराबर क्या किया है बोलता है, फॉलो किया है, इन कन्फर्मिटी विद द इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया गया है, राइट? उसके आगे लिखा है अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंडिया, राइट, ये भी बराबर फॉलो किया गया है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, राइट? चलिए अब इनके ओपिनियन के हिसाब से वी कंडक्टेड और ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे, राइट, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दोस स्टैंडर्ड, ये सब इन्होंने बात लिखी है, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह सबको हमने फॉलो किया है। और ये लास्ट लाइन पढ़िएगा, वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर आवर ओपिनियन। और इन्होंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है उसके ऊपर बताया कि द कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इंफॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑडिटर। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कोई दूसरा फ्रॉड निकल रहा है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं, राइट? तो ये सारी बातें यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है। तो ये ओपिनियन पैराग्राफ आपको पढ़ना जरूरी है कि यहां पर कोई नेगेटिव चीजें तो आपको नहीं मिल रही है, राइट? अब इसके बाद ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ये सारी चीजें होती है, बट सीधा आप लोगों ने, आपके पास समय है तो आपने पूरा डिटेल पढ़ना चाहिए, आराम से बैठ के पढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने से हमें उस कंपनी के, बोलते हैं ना, सारी अंदर की चीजें पता चल जाती है कि उस कंपनी के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट? रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, वो सारी चीजें पता चल जाती है। अब मैं आगे अगर बात करूं तो आपने सीधा 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 नीचे आ जाना चाहिए, ये रही जी उनकी बैलेंस शीट, ठीक है? बैलेंस शीट में आप लोगों ने आ जाना चाहिए, ये हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या है बेटा, बैलेंस शीट है, राइट? और ये जितने भी फिगर दिए ना, ऑल अमाउंट्स इन लैक्स, सारे के सारे अमाउंट्स है लैक्स में, है लैक्स में। तो इनके पास
करंट असेट्स है कितने रुपए की, 0.88 लैक्स। तो 0.88 लैक्स का मतलब कितना होगा, ये 31 मार्च 2000, ये सारे अमाउंट कैसे बोलता है, इन लैक्स में है बोलता है, तो ये 0.88 लैक्स है, मतलब कि 88,000। यस, कितना, 88,000 का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इनके पास 1 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रहा है, राइट। और उसके अलावा इनके पास, बहुत छोटी कंपनी नहीं नजर आ रही है क्या आपको, चलो आगे और देखते हैं। अदर इक्विटीज नेगेटिव में दिख रहा है इनके पास। उसके अलावा करंट लाइबिलिटीज में भी इनके पास 45,000 का दिख रहा है। मेरे ख्याल से फिगर सीआर में होना चाहिए था, इस करोड़ में होना चाहिए, जिस हिसाब से कंपनी का वैल्यू है भाई, इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैं आगे और बढ़ता हूँ और चेक करता हूँ। ऑल अमाउंट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है 31 दिसंबर मार्च तक का, लॉस फॉर इक्विटी शेयर, ये कंपनी तो फिलहाल में लॉस में दिख रही है। अगर मैं इस रिपोर्ट को अगर सही समझूं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो हल्दीराम भैया जैसा जितना बाहर दिखता है उतना तो यहाँ स्ट्रांग दिख नहीं रही है, ये तो लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही है, ठीक है। 62,000 का तो यहाँ लॉस दिख रहा है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हल्दीराम का ये स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी है, तो अभी तो इनके 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो छोटी कंपनी नजर आ रही है फिलहाल में तो हल्दीराम की। नहीं सर ब्रो कंसोलिडेट ऐप बनती पे है। बताएगा। एक मिनट में थोड़ा सा आगे इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जो अर्निंग्स है बहुत, मतलब कंपनी का जितना नाम है उसके हिसाब से तो इनके पास इससे ज्यादा तो असेट्स हम लोगों के पास है। तो मुझे कहीं ना कहीं इनके ये रिपोर्ट्स पूरी कंसोलिडेट नजर नहीं आ रही है। ये किसी पर्टिकुलर एक मेन हेड ऑफिस के ब्रांच की है या उनके पूरे आउटलेट्स की है, वो चीज यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है। मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ इनके दूसरे कंसोलिडेट रिपोर्ट की तरफ। मैं नीचे आ रहा हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके। ये है जी उनकी रिपोर्ट्स। हल्दीराम का ये कैश फ्लो है, ये है उनकी बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, ये है एक्चुअल में उनकी रिपोर्ट या फिर बैलेंस शीट। ऊपर में एक बार और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये रहा उनका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, और सारे फिगर्स कैसे है, करोड़ में। ये है 31 मार्च 2023 का, और ये है पिछले साल का। इनकी फिक्स्ड असेट थी इनके पास लगभग 1153 करोड़ से वो बढ़कर लगभग 1150 करोड़ तक हो गई, मतलब कम हुई है करंट असेट्स। करंट असेट्स बढ़ी नहीं है, कम हुई है। मतलब इनके कम होने का कारण क्या हो सकता है, डेप्रिशिएशन। आप सभी को अगर अकाउंट्स का ज्ञान हो तो फिक्स्ड असेट्स पर क्या लगता है, डेप्रिशिएशन लगता है, राइट। उसके अलावा इनके पास फिनेंशियल असेट्स वगैरह भी है जो कि बढ़े हैं। मोस्टली इनके पास टोटल नॉन करंट असेट्स क्या हुई है, बढ़ी है। करंट असेट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटालिटी में इन्वेंट्रीज भी इन लोगों की बढ़ी है, मतलब अब ये ज्यादा स्टॉक बनाना लगे हैं। और ओवरऑल अगर मैं टोटल करंट असेट्स की बात करूं तो टोटल करंट असेट्स कम हुए हैं, क्योंकि इनके जो लोन थे, इन्होंने जो लोन बांट रखा था, ये काफी हद तक इन्होंने रिकवर कर लिया है अपना लोन, राइट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी बैलेंस इनके पास से क्या हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। मतलब ओवरऑल लगभग 300 करोड़ से इनकी करंट असेट्स क्या हुई है, कम हुई है। लेकिन मैं अगर टोटल एसेट्स की बात करूं तो इनके टोटल असेट्स लगभग 2976 करोड़ से 3464 करोड़ तक के क्या हुए हैं, टोटल इनके एसेट्स गए हैं। और इक्विटी शेयर की बात करूं तो इक्विटी शेयर लगभग 11.80 करोड़ का है, जिसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। इनके रिजर्व्स चेक करते हैं, इनके रिजर्व्स बने हैं नहीं बने हैं वो देख लेते हैं जरा। तो ये शायद इक्विटी शेयर के अंदर ही यहाँ पर आपको रिजर्व्स भी देखने को मिल जाएंगे। हमको शेड्यूल नंबर 14 पर जाना पड़ेगा उसके लिए।
ओके, तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं इनको, तो इनका जो बैलेंस शीट नजर आ रहा है, असेट तो ग्रोथ में है, लोन वगैरह एक बार चेक कर लो कि बोरोविंग बढ़ी तो नहीं है। ये रहा जी बोरोविंग, तो बोरोविंग इनकी कम हुई है, तो ये अच्छी बात है, उधार पैसा इनका कम हुआ है, राइट। चलिए, तो ये तो अच्छे संकेत है कि उनकी बोरोविंग कम हुई है। और ये उनके रिजर्व है, ये जो अदर इक्विटीज के नाम से दिख रहा है ना, ये उनके रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स भी कंपनी के बड़े हैं, अच्छे खासे रिजर्व बड़े हैं, 500 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी ऑन बैलेंस शीट तो अच्छी नजर आ रही है, यानी कि ऑन बैलेंस शीट ये कंपनी थोड़ी अच्छी फेयर नजर आ रही है, राइट। ओके, और इसके अलावा इनके पीएल स्टेटमेंट भी दिए होंगे, कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी चेक कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है इनका। अगर मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर भी देखूं तो लगभग 455 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी इस साल, पिछले बार 356 करोड़, मतलब लगभग 100 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट इनहांस हुआ है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बढ़ी है। अच्छा, ईपीएस भी कंपनी का बढ़ा है। जो आप बल बोलते हैं ना सर इनका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा, इनका अर्निंग पर शेयर 385 रुपए का है। तो ये कंपनी के जब शेयर मार्केट में आएंगे ना, पक्की बात है अर्निंग पर शेयर से नीचे तो नहीं आएंगे। जो ईपीएस की वैल्यू दिख रही है 385 रुपए एक शेयर की वैल्यू, कम से कम ये इसके ऊपर ही अपने भाव लेकर आएंगी, उसके नीचे तो नहीं लाएंगी। जो कंपनी एक शेयर पे इतना रुपए कमा रही है, तो जब मार्केट में अपने शेयर बेचने के लिए लाएंगी तो अपने कमाई से नीचे की वैल्यू पर तो बेचेंगी नहीं, उससे ज्यादा ही प्राइस पर बेचेंगी, राइट। तो इसका वैल्यूएशन सिखाऊंगा मैं। ओके, तो मैंने जस्ट एक ओवरव्यू किया है। अभी मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है, बैलेंस शीट रीड करना नहीं सिखाया, क्योंकि बैलेंस शीट रीड करने के लिए मुझे एक पूरा सेपरेट सेशन लगेगा आपको, राइट। प्रॉपर वे में बैलेंस शीट सिखाने के लिए मुझे पूरा एक सेशन लगेगा, राइट। चलिए, तो ऑन पेपर मुझे ये कंपनी बेटर नजर आ रही है, राइट, क्योंकि इनका अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे धंधे का तो बढ़िया है, इंक्रीज हुआ है। ये 2022 का था, ये 2023 का है। तो ऑन पेपर तो कंपनी भी है सॉलिड नजर आ रही है, अच्छी कंपनी है, करेक्ट। बट ये सब कैसे फिगर्स को एनालाइज करते हैं, मेरा एक सेपरेट सेशन होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर। हम उसमें चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें कंपनियों का ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है, राइट। चलिए, तो मैं वापस आ जाता हूँ आप लोगों के। हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने कंपनी की प्रोफाइल को समझना है, राइट। हमने कंपनी की प्रोफाइल को समझने के बाद हमने दूसरा काम क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट की तरफ चलना है, राइट। ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने अगली चीज इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है। जैसे हमें पता चल गया कि भैया जो हल्दीराम कंपनी है वो फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करती है, तो इस इंडस्ट्री की हाल अभी अच्छे है या नहीं है, मुझे इस इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, आप जैसे एजुकेशन में आप सोच रहे हो कि आगे चल के आपको एमबीए करना है, राइट। तो आप एमबीए करने के बाद ये सोचते हो ना कि भैया एमबीए तो करना है, ठीक है, लेकिन किस में करना है, फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में करना है, एचआर में करना है, बिजनेस एनालिटिक्स में करना है, या फिर आईटी में करना है। तो ऐसा हम स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचते हैं। तो जैसे हम सोच रहे हैं कि भैया आईटी में करना, तो पहले आप देखोगे ना आईटी में स्कोप कितना है। तो आईटी क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया। तो आपको वैसे ही अपने स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको देखना है कि वो जिस इंडस्ट्री में आता है, क्या वो इंडस्ट्री अभी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो इंडस्ट्री नहीं चल रही है, वो इंडस्ट्री के कोई भी स्टॉक भी नहीं चलेंगे, राइट। तो इंडस्ट्री का कैसे एनालिसिस करते हैं, ये भी हम कमिंग सेशंस में देखने वाले हैं, राइट। और उसके अलावा वैल्यूएशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या करनी है बेटा, कवर करनी है, राइट। तो एक ये ओवरव्यू था कि हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर किस तरीके से कंपनियों का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हमें कंपनी का प्रोफाइल चेक करना है। मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट सेशन गो थ्रू करवाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए प्रॉपर कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। डेटा कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है क्या जहां से हम निकाल सकते हैं, तो हाँ जी, ऐसी वेबसाइट्स है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाला हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स का, कौन कौन से वेपन्स का इस्तेमाल करना है, राइट। तो ये बात हम कब डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में।
आज के लिए आपके पास टास्क है, राइट? आज का सेशन का आपके पास टास्क है कि आपको कुछ कंपनियों के मैं नाम दे रहा हूं, आप लोगों को उन कंपनी के क्या करना है, प्रोफाइल को समझना है। मैं आपको एक कंपनी का नाम दे रहा हूं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, और दूसरा हेरिटेज हेरिटेज फूड, ठीक है, हेरिटेज फूड, ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और हल्दीराम, और हल्दीराम। ये तीन कंपनियों का आप लोगों ने प्रोफाइल निकालना है, प्रोफाइल निकालना है। आप प्रोफाइल में क्या क्या चेक करोगे, तो ये किस टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रही है, इनकी प्रोडक्ट की वेराइटी कैसी है, राइट? तो इनका बिजनेस कैसा है। तीनों एक ही इंडस्ट्री से आते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने वाले सामग्री से संबंधित ये बिजनेस करते हैं। तो आपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सर्च करना है, राइट? उसके अलावा आपने कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करना है 2023 के लिए, ठीक है, जो 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 था आपका, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना, ऑडिट रिपोर्ट निकालना है, राइट? ये दो टास्क आप लोगों ने कल करने हैं। कहां से निकलेगा, गूगल से, राइट? तो ये दो चीजें मैं पहले चेक करूंगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे ही हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का एक डिटेल सेशन करके होगा, तो मैं आप लोगों को किसी भी कंपनी को मात्र 5 मिनट में कैसे एनालाइज करेंगे वो भी सिखाऊंगा। अभी तो हमें घंटा भर लगेगा समय, लेकिन अब थोड़ा एक्सपर्टाइजेशन होने के बाद आप 5 मिनट में किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी हम कमिंग सेशन में सीखेंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां हम लोग हमारा फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड एक्चुअल जो एक्सपोजर है अलग अलग वेपन्स और टूल्स का, उसको एक्सपोज करेंगे। बट बहरहाल आप लोगों ने ये 3 कंपनियां, हल्दीराम, हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, हेरिटेज फूड का, आपने क्या करना है, डाटा निकालना है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके निकालो या गूगल के हेल्प से निकालो, ये काम आपने करना है। और फिर बताना है कि तीनों कंपनी में किसके पास प्रोडक्ट्स की वैरायटी सबसे ज्यादा है, किसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है। ये सारा डेटा आपने गूगल की हेल्प से सर्च करना है। कौन सी कंपनी को लोग ज्यादा रेटिंग करते हैं, मतलब किसकी मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, ये सारी बातें आप लोगों ने कंपनी प्रोफाइल के अंदर निकालनी है, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।